हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के चौथे वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम मानव में पोषण को समझेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार होता है। मानव किस तरह से खाना खाने के बाद किस तरह से उसमें खाने का जो है वो पाचन वगैरह होता है, किस तरह से, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और कसम से अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप पाचन को मानव में पाचन को यूँ समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। चाहे वो बंदा क्लास 10th का हो, चाहे वो बंदा किसी कंपटीशन में बैठता हो, ये वीडियो हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मानव में पोषण हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप देखने के बाद आप मानव में पोषण को बहुत ही आसान तरीके से जो है समझ जाओगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कुछ। पोषण समझने से पहले आपको मानव में जो पोषण का स्ट्रक्चर होता है उसको पहले आपको डीपली जो है समझना होगा। तो देखिए, ये है मानव में पाचन के लिए स्ट्रक्चर। ये आपका यहाँ से मुंह स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पर आता है, इस पाइप से आता है, इस पाइप से होने के बाद यहाँ पर जाता है। इस बड़े जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, सब बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इनका नाम है। फिलहाल ये समझ लीजिए, बड़े से स्ट्रक्चर में जाता है, यहाँ से हम खाना खाते हैं, इस पाइप के थ्रू यहाँ तक आता है। फिर इसके बाद ये इस पाइप से होता हुआ ये छोटी आंत में चला जाता है, यहाँ से इस छोटी आंत में। और फिर ये छोटी आंत में होने के बाद, पाचन होने के बाद, फिर ये यहाँ से इस बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में से जाने के बाद ये इस तरह से, ये बड़ी आंत है चारों तरफ, ये बड़ी आंत है चारों तरफ। इस बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ से भोजन जो है होकर बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे रास्ते को क्या कहते हैं, अब ध्यान से समझना, इस पूरे रास्ते को क्या कहते हैं। जहाँ जहाँ से भोजन हो जाता है उसे कहते हैं आहार नाल। किसे कहते हैं आहार नाल? आहार नाल इसे कहते हैं पूरे रास्ते को। यहाँ से मुंह से प्रवेश करा, एंटर करा भोजन ने, यहाँ से इस पाइप से जाएगा, इसमें जाएगा अमाशय में। ये बड़ा सा जो है इसको कहते हैं अमाशय। समझ गए? ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इसको अमाशय कहते हैं। और ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ग्रास नलिका। ग्रास नलिका, समझ गए? ग्रास नलिका। और यहाँ पर इसको कहते हैं जहाँ पर हवा भी जाती है और वायु भी जाती है और जो है आपका खाना भी जाता है, उसको कहते हैं ग्रसनी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, सबको अलग अलग, सारे पार्ट्स को अलग अलग बताऊंगा, बट आप पहचान के लिए समझ लो। यह इसको कहते हैं ग्रसनी। यहाँ पर होती है जीभ और यहाँ पर ये होते हैं दांत वगैरह, इसको कहते हैं मुंह। समझ गए आप इतना? और जिस पाइप में जाता है उसको कहते हैं ग्रसनलिका। और इस पॉइंट को कहते हैं ग्रसिका, क्योंकि इसमें भोजन भी जाता है और इसमें वायु भी जाती है। अभी आपको सब समझाऊंगा। और ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं अमाशय। इसको क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है साइड में, इस साइड में जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम लीवर, यानी कि यकृत। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीवर यानी कि यकृत। और यकृत के अंदर होती है पित्त की थैली। ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, दिखा दूँ मैं आपको। एक छोटा सा होता है, इसको कहते हैं पित्त की थैली। क्या कहते हैं इसको? पित्त की थैली। पित्त की थैली जो होती है वो यकृत यानी कि लीवर के अंदर होती है। और ये आपको साइड में कुछ दिख रहा है, ये छोटा सा, ये इसको समझ रहे हो? ये अमाशय के नीचे क्या है, इसको कहते हैं अग्नाशय। ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं अग्नाशय। और ये आपको जो थोड़ा सा कंजेस्टेड दिख रहा है, ये मतलब बहुत ही छोटा छोटा छोटे छोटे से पाइप दिख रहे हैं, ये है छोटी आंत। ये क्या है? ये क्या है? सब छोटी आंत है। और ये जो आपको बड़ा सा मोटा सा दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? ये है बड़ी आंत। समझ गए? सारा स्ट्रक्चर समझ गए? अब हम देखेंगे। पहले ये समझ लो कि आहार नाल क्या है। तो जिस रास्ते से भोजन हमारे पूरे शरीर में, जो भी रास्ता भोजन अपनाता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब इसमें आहार नाल क्या होगा? आहार नाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि भोजन पहले यहाँ पर जाता है, इस पाइप से होते हुए फिर अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर इस छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत में पाचन होने के बाद फिर इस बड़ी आंत से होकर जो है निकल जाता है। तो ये क्या है? सारा आहार नाल है। तो अब देखिए कैसे कैसे सब में पाचन होता है। एक एक आपको अंग को बताऊंगा, एक एक अंग को समझाऊंगा, उसमें पाचन कैसे होता है सारा समझाऊंगा। देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पोषण। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आहार नाल क्या होता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, आहार नाल जिसमें हमारा भोजन होकर जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको आहार नाल कहते हैं। बट डेफिनेशन कुछ देख लीजिए आहार नाल की। आहार नाल मुंह से गुदा द्वार तक फैली नली है। आहार नाल भोजन का रास्ता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं।
अब आप आहार नाल के भागों को समझेंगे। पहले आप आहार नाल समझ चुके हैं। आहार नाल वही रास्ता होता है जिससे भोजन होकर गुजरता है। पूरे रास्ता जिससे भोजन होकर गुजरता है आहार नाल कहलाता है। यहाँ से भोजन एंटर करेगा, इसमें जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, और यहाँ से गुदा द्वार से निकल जाएगा। तो ये क्या है, पूरा आहार नाल है। अब आहार नाल के अंदर अंदर कौन से अंग आते हैं उनको पढ़ेंगे हम, समझ गए। और आहार नाल कितनी लंबाई होती है इसकी पूरे की, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इस पाइप से होकर बाहर जाता है। कितनी लंबाई होती है, 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो हम आहार नाल के भागों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि पाचन किस तरह से होता है। तो आहार नाल के कई सारे भाग हैं, जैसे मुंह है सबसे पहला नंबर, मुंह, क्योंकि मुंह से ही एंटर होता है हमारा जो भोजन है, वो एंटर कहाँ से करता है, मुंह से। मुंह के बाद जाता है, फिर इसमें इसमें जाता है ग्रसिका के बाद ग्रस नली में, इसके बाद आमाशय में, इसके बाद छोटी आंत में, इसके बाद बड़ी आंत में। तो हम सीरीज बाई सीरीज अध्ययन करेंगे। पहला करेंगे मुंह में, फिर करेंगे ग्रसिका में, फिर करेंगे आमाशय में किस तरह से पाचन होता है, फिर करेंगे छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है, और फिर करेंगे बड़ी आंत में किस तरह से पाचन होता है। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये जो यकृत है ये क्या इसमें रोल अपना दिखाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय क्या अपना रोल दिखाता है इसमें, तो देखिए। मुंह, मुंह को कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं मुंह को, मुख गुहा भी कहते हैं। तो मानव में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, समझ गए। मुंह में उपस्थित दांत भोजन को चीरने फाड़ने काटने के काम आते हैं। हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, और ये दांत किस काम में आते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। हम चबाते हैं ना दांतों से, तो उनका काम क्या होता है, भोजन को पीसना, उनको भोजन को चीरना, भोजन को फाड़ना, मतलब बारीक तरीके से पीसते हैं। तो दांतों का बात महत्वपूर्ण क्या है, महत्व दांतों का समझ गए। मुंह में उपस्थित लार भोजन को गीला कर देती है। अब हमारे मुंह में होते हैं दांत, दूसरा नंबर हमारे मुंह में क्या होता है, जीभ भी होती है वैसे तो। और सब जीभ जीभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बट इसमें हम जीभ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जीभ जो है पाचन में सहायक नहीं है। राल जो है हमारे मुंह के अंदर जो राल होती है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि राल जो होती है वो भोजन के पाचन में सहायक होती है। राल कैसे भोजन के पाचन में सहायक होगी, जो राल होती है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टाइलिन। ये टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो हमारी लार के अंदर पाया जाता है। और ये एंजाइम मंड का पाचन में सहायक होता है। मंड, मंड समझते हैं, मंड का मतलब होता है चोकर। जो हमारे भोजन में चोकर यानी कि मंड होता है उसको पाचन करने के लिए लार जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करती है। किसके माध्यम से, टाइलिन एंजाइम के माध्यम से। क्योंकि जो लार होती है उसमें होता है टाइलिन नाम का एंजाइम, जो भोजन में उपस्थित मंड या चोकर के पाचन में सहायक होता है। समझ गए लार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लार की एक महत्वपूर्ण भूमिका और होती है कि लार जो है भोजन को गीला कर देती है, जिससे कि भोजन का आगे का रास्ता आसान हो जाता है। आगे का रास्ता कौन सा, आगे का रास्ता ये वाला, ये इस गरस नली का रास्ता। क्योंकि मुंह से ही लार मिल जाएगी तो गीला हो जाएगा, फिर जिसके कारण ये आसानी से आगे चलता रहेगा। तो देखिए, मानव में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में उपस्थित दांत भोजन को चीरने फाड़ने काटने के काम आते हैं। मुंह में उपस्थित लार भोजन को गीला कर देती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे भोजन का आगे का मार्ग आसान हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी लार में टाइलिन हमारी लार में टाइलिन नाम का एंजाइम हमारी लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो भोजन में उपस्थित मंड यानी कि मंड को चोकर भी कहते हैं, यानी मंड यानी कि चोकर का पाचन करता है। तो हम मुंह में कैसे पाचन होता है, मुंह में कैसे पाचन होता है समझ गए इस बात को। मुंह में हमारे दांत होते हैं जो भोजन को छीलने फाड़ने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। और लार होती है जिसमें कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है अभी बताऊंगा। एंजाइम क्या होता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एंजाइम किसे कहते हैं अभी बता दूंगा। बट फिलहाल इतना समझ लीजिए, हमारी लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो चोकर यानी कि मंड के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ही मुंह से ही हमारा पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अब एंजाइम समझ लीजिए, वैसे आपको पता तो होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एंजाइम होता है क्या, छोटा सा पॉइंट है। भोजन को छोटे छोटे अणुओं में खंडित करने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। यानी कि जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे अणुओं में खंडित करते हैं एंजाइम। एंजाइम एक तरह से पाचन ही करते हैं। एंजाइम जो होते हैं उनकी सहायता से ही पाचन हो पाता है। समझ गए एंजाइम क्या होता है, मोटी मोटी बात है। लार में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम, जो किसका पाचन करता है, आपका चोकर का पाचन करता है। अब मुंह में समझ गए मुंह में किस तरह से पाचन होता है। पहला स्टेप था हमारा मुंह, क्योंकि शुरू में भोजन कहाँ जाएगा, मुंह में। तो मुंह में समझ गए किस तरह से पाचन होता है। अब देखेंगे कि ग्रसिका में क्या होता है, अब देखेंगे ग्रसिका में कैसे पाचन होता है। तो देखिए, मुंह के बाद आपका भोजन कहाँ जाता है,
मुंह के बाद जाता है आपका भोजन ग्रसिका में। तो अब देखते हैं कि ग्रसिका में किस तरह से पाचन होता है। तो देखिए, दूसरा पार्ट है आहार नाल का ग्रसिका। ग्रसिका आहार नाल का वह भाग होता है जहाँ से भोजन व वायु दोनों ही गुजरते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं तो ये वायु भी फेफड़ों में यहाँ से ही जाती है ग्रसिका से, और हम भोजन करते हैं तो वो भी ग्रसिका से होकर गुजरता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये मेन रास्ता है। यहाँ से वायु भी होकर जाएगी, यहाँ से एक छोटा सा पाइप अलग हो जाता है उसका, जिसको कहते हैं हम विंड पाइप, यानी कि वायुनाल। वायुनाल अलग हो जाता है, फिलहाल इसमें दे नहीं रखा है। वायुनाल यहाँ से ग्रसिका से अलग हो जाता है, बट ग्रसिका में वायु भी आती है और फूड भी हमारा आता है। समझ गए। अब ग्रसिका में क्रमानुचक गति होती है। अब एक बात समझो, इतना समझ गए, यहाँ तक समझ गए कि मुंह से यहाँ तक ग्रसिका में पहुँचेगा भोजन, ग्रसिका में फूड भी आता है और हवा भी आती है। अब एक बात सुनो मेरे ध्यान से, कि हम खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, भोजन हमारा जाना चाहिए नीचे और हम लेट गए, तो भोजन नीचे कैसे जाएगा? बताओ जल्दी, कैसे जाएगा भोजन नीचे? भोजन को नीचे जाना है ना, या तो हम खाना खाने के बाद खड़े रहें तभी तो भोजन नीचे जाएगा, इस स्टेप में खड़े रहें ऐसे तरीके से, तभी तो भोजन नीचे जाएगा। अगर हम लेट गए तो भोजन कैसे नीचे जाएगा? तो ये सब समझने के लिए एक फंडा होता है, वो फंडा है क्रमानुचक गति। क्रमानुचक गति के कारण ही भोजन नीचे जाता है। चाहे आप पेड़ पर उल्टे लटक जाओ तब भी भोजन नीचे ही जाएगा, यानी कि इसमें आमाशय में जाएगा, छोटे हाथ में जाएगा। चाहे आप खाना खाकर सो जाओ, चाहे आप कुछ भी काम करो, भोजन को जाना नीचे ही है, वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप उल्टे लटकोगे, कभी ये सोचो कि हम उल्टे खाना खाकर उल्टे लटक जाए तो भोजन नीचे नहीं जाएगा, हमारे मुंह से वापस आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें गति होती है जिसको कहते हैं क्रमाकुंचक गति। इस गति के कारण ही भोजन आगे बढ़ता है। चाहे हम खाना खाकर सो जाएं, चाहे हम खाना खाकर उल्टे लटक जाएं, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, भोजन आगे ही चलेगा। किसके कारण? क्रमाकुंचक गति के कारण। यह ऐसी गति होती है जो भोजन, ये पूरे आहार नाल में गति होती है, क्योंकि भोजन को अगर एक बार हमने खा लिया तो उसको फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यदि हम खाना खाकर सो गए तो वो यहीं रुक जाना चाहिए हिसाब से, तो पर रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि क्रमाकुंचक गति होती है, इसके कारण ही भोजन आगे बढ़ता है। समझ गए। भोजन आगे क्यों बढ़ता है? चाहे आप खाना खाकर उल्टे लग जाए ना, तब भी भोजन आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि आपके मुंह से बाहर आने लगेगा, भोजन को जहाँ जाना वहीं से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गति होती है जो उसको आगे की तरफ खींचती है। समझ गए। अभी ग्रसिका में क्रमानुचक गति होती है, ग्रसिका में नहीं, पूरे आहार नाल में ये वाली गति होती है जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता है। समझ गए। गति होती है जिसके कारण भोजन नीचे फिसलता है, यह क्रमानुचक गति पूरे आहार नाल में होती है। पूरे मतलब पूरे एलिमेंट्री सिस्टम में होती है, पूरे आहार नाल में ये गति होगी जिसके कारण भोजन आगे बढ़ेगा। ऐसे तो हम खाना खाकर सोगे तो भोजन वहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो समझ गए क्या फंडा है ग्रसिका में? समझ गए। ग्रसिका में वायु भी जाती है और हमारा फूड भी आता है। उसके बाद दो नली आ जाती हैं जिनमें अलग अलग रास्ते बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं आमाशय। ग्रसिका के बाद क्या आ रहा है हमारा? आमाशय। ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। तो देखते हैं कि आमाशय में पाचन कैसे होता है और आमाशय है क्या। तो आमाशय क्या है? देखिए, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा भाग है। यह जे के आकार का, अंग्रेजी का अक्षर होता है जे के आकार का होता है। देखिए, ये है आपका आमाशय, ये रहा आपका आमाशय। मुंह से भोजन ग्रसिका से होते हुए किस में जाएगा? आमाशय में। यह है आपका आमाशय, इसमें पहुंचेगा भोजन। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जे के आकार का है, अंग्रेजी का अक्षर जे होता है, जे होता है इस तरह का, उसके आकार का है। समझ गए। और ये सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है आहार नाल का। तो हम इसके बारे में ही अब पढ़ रहे हैं। तो आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, जैसे कि आपको दिखा चुका हूँ। यह जे के आकार का होता है। आमाशय की भित्ति, यानी कि आमाशय की जो दीवारें होती हैं चारों तरफ की, आमाशय की भित्ति दीवार जिसे कहते हैं, आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। अब ये जठर ग्रंथि क्या होती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ होती हैं बहुत सारी। ये आमाशय सब देख रहे हो आप, आमाशय है ये, इसकी जो दीवारें हैं चारों तरफ, इसमें होती है जठर ग्रंथियाँ उपस्थित। डरने की कुछ बात नहीं है, कोई भारी शब्द नहीं है, बहुत ही आसान है, अभी मैं आपको बता दूंगा। इसमें जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। और ये जठर ग्रंथियों में क्या होता है? एससीएल होता है, पेप्सिन होता है। क्या होता है? इन जठर ग्रंथियों में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एससीएल और एक होता है पेप्सिन। ये दो ही हमारे काम की हैं। तो एससीएल जो होता है वो भोजन को गलाने का काम करता है, यानी कि भोजन को मुलायम कर देता है वो, जिससे कि भोजन का पाचन आसानी से हो सके। और जो पेप्सिन होता है इन जठर ग्रंथियों में, वो काम करता है भोजन को
भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जठर ग्रंथियों में, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन के पाचन का काम करता है। और एचसीएल होता है जो पूरे भोजन को गलाने का यानी कि उसको मुलायम बनाने का काम करता है। तो अमाशय में क्या क्या फंडा होता है समझ गए सब। अब देखिए, यही फंडा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता अमाशय में। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग है, बता चुका हूँ। यह जे के आकार का होता है। अमाशय की भित्ति यानी कि दीवारों में जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, बहुत सारी होती हैं जठर ग्रंथियाँ, लाखों करोड़ों होती हैं। एक व्यक्ति की अमाशय में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, यानी कि 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। यह आपका अमाशय, इस अमाशय में 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होंगी। और इन जठर ग्रंथियों में क्या होगा, एचसीएल होगा और पेप्सिन होगा। जठर ग्रंथियाँ जठर रस का श्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस का श्रावण होता है। और उस जठर रस में क्या होता है, इस जठर रस में एचसीएल होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो भोजन को गलाने का काम करता है। इसमें जठर रस में क्या होता है, एचसीएल होता है जो भोजन को गलाने का काम करता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। ये पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम करता है प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है पेप्सिन नामक एंजाइम। और अमाशय में श्लेष्मा नामक परत भी होती है। अब इसको श्लेष्मा को समझे कि ये क्या है। अब एक बात सोचो, यदि हमने एचसीएल इतना इतना तीव्र वो अम्ल होता है, यदि हमने उसको अपने हाथ पर डाल लिया तो वो हाथ को जला देगा, इतना भयंकर होता है एचसीएल। तो सोचो ये हमारी आमाशय में कैसे रहता है, ये तो हमारी आमाशय को पूरी को डैमेज कर देगा। तो आमाशय से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे आमाशय में एक श्लेष्मा नाम की परत होती है, जिससे हमारी जो आमाशय है वो एचसीएल से डैमेज नहीं होती है। श्लेष्मा नाम की परत होती है पूरी आमाशय में, जिसके कारण एचसीएल जो है हमारे आमाशय को डैमेज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो श्लेष्मा की परत होती है उस पर एचसीएल का कोई रिएक्शन नहीं होता। बाहर कवच टाइप का लगा होता है उसका आमाशय का, सॉरी श्लेष्मा की परत का। तो श्लेष्मा की परत के कारण ही एचसीएल जो है हमारी आमाशय को जो है डैमेज नहीं कर पाता है। इतना समझ गए। जो आमाशय देखो, आमाशय में श्लेष्मा नामक एंजाइम भी होता है, एंजाइम ही है एक तरह का, ये परत कह लो या एंजाइम कह लो। एंजाइम होता है जो अमाशय के आंतरिक स्तर की एचसीएल से रक्षा करता है, यानी कि एचसीएल से सुरक्षा करता है हमारे, वरना तो एचसीएल सारे को डैमेज कर देगा। तो एचसीएल सुरक्षा करता है। अब अमाशय से भोजन छोटी आंत में यानी कि शुद्रांत में क्रमानुचक गति के कारण प्रवेश करता है। अब अमाशय में क्या क्या फंड होता है सारा समझ गए। अब अमाशय से कहाँ प्रवेश करेगा भोजन हमारा, यहाँ ये है अमाशय। अमाशय से जाएगा आपका छोटी आंत में, ये छोटी आंत है, इसमें प्रवेश करेगा आप। तो आप कहोगे सर यहाँ से तो छोटी आंत में चले गया, तो फिर लीवर का क्या होगा, लीवर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो आप देख रहे हैं क्या कहते हैं इसको, अग्नाशय, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, अभी दिखाता हूँ, देखो क्या है। अब आमाशय में आप पाचन समझ गए। आमाशय के बाद भोजन जाता है आपका छोटी आंत में। अब ये छोटी आंत में चला गया, अब भोजन तो छोटी आंत में चला गया, तो इनका क्या रोल रह गया फिर। ये जो आप लीवर देख रहे हो, लीवर के अंदर पित्त की थैली होती है, और ये आपका होता है अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय है, देखो ये रहा अग्नाशय। इसकी क्या फिर मैं भूमिका है, तो देखो ध्यान से सुनो। जब भोजन आमाशय से इस छोटी आंत में जाता है, ये अंदर कंजेस्टेड जो है ये छोटी आंत है, तो जब भोजन आमाशय से इस छोटी आंत में जाता है ना, तो ये यकृत के अंदर पित्त की थैली होती है, और इस पित्त की थैली से पित्तरस का स्रावण होता है। तो ये पित्तरस जो है इसमें छोड़ देता है जाते वक्त, जब भोजन इसमें जाता है छोटी आंत में, तो जब भोजन छोटी आंत में जाता है ना, तो उसी वक्त ये अपना रस जो है इसमें छोड़ देता है। यकृत में पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली इसमें अपना रस स्रावित कर देती है उसी समय जिस समय भोजन इसमें जाता हुआ होता है। और इसका जो पित्तरस होता है उसकी भूमिका क्या होती है, पित्तरस की, यकृत की या पित्तरस की हमारी भूमिका क्या होती है। तो भूमिका ये होती है, जो पित्तरस होता है वो इस अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें था HCl जो कि एक अम्ल है, और HCl अम्ल होने के कारण इस भोजन को कर देगा अम्लीय। बट ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत को कैसा भोजन चाहिए, इसको चाहिए क्षारीय भोजन। ये छोटी आंत कहती है मैं तो क्षारीय भोजन को ही पाचन करूँ, मैं तो क्षारीय भोजन का ही पाचन करूँगी। बट यहाँ पर भोजन हो जाता है अम्लीय, तो ये बीच में इसका वो करता है फैसला। ये कहता है तुझको क्या चाहिए, तुझको चाहिए क्षारीय भोजन और तेरे पास है अम्लीय भोजन, तो रुक, मैं अपना इसमें रस स्रावित करूँगा और इस अम्लीय भोजन को क्षारीय करूँगा। यानी कि जो पित्तरस होता है उसका सबसे पहला काम होता है अम्लीय भोजन को क्षारीय करना। दूसरा काम होता है भोजन के पाचन में सहायक होता है पित्तरस। इसके 3 काम होते हैं वैसे तो।
और सबसे पहला काम अम्लीय भोजन को क्षारीय करता है पित्तरस। दूसरा काम ये भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। और तीसरा काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलने का। जो हमारे भोजन में उपस्थित अमोनिया वगैरह होता है, ये अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है, ये इसको यूरिया में बदल देता है पितरस पितरस। समझ गए, पितरस के काम समझ गए। और ये स्रावित कब होता है? ये जब स्रावित होता है जब अमाशय से भोजन इसमें जाता है, छोटे आंत में। अब ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं अग्नाशय, इसकी क्या फिर भूमिका है? तो इसकी भी सेम भूमिका है। जिस वक्त आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, उसी वक्त ये भी अपना रस इसमें स्रावित करता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेना, साफ दिखाई देगा। जिस वक्त आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, उसी वक्त ये भी अपना रस इसमें स्रावित करता है। इसका ये अग्नाशय है, अग्नाशय इसमें अग्नाशय रस स्रावित करता है। कौन सा रस स्रावित करता है? अग्नाशय रस। उस अग्नाशय रस में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेज और एक होता है लाइपेज। तो जो एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और जो लाइपेज नाम का एंजाइम होता है वो करता है आपका वसा का पाचन। समझ गए, ये है आपका अग्नाशय। ये अग्नाशय इसमें जब रस स्रावित करेगा तो अग्नाशय रस में होता है दो एंजाइम, एक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और एक होता है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। समझ गए, क्योंकि हमारे भोजन में तीन तीन चीज़ों का ही पाचन होता है। एक होता है प्रोटीन का, जिसे जो यहाँ पर ही हो चुका था पेप्सिन एंजाइम द्वारा। एक होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो अब होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज नाम का एंजाइम करता है। और एक होता है वसा का पाचन, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज नाम का एंजाइम करता है। तो ये दोनों एंजाइम तो इसमें उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन करने वाले, और प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम इसमें उपस्थित होता है। और जो जल वगैरह होता है हमारे भोजन में, उसको जो हमारा शरीर है उसको ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है। बट जो ये तीन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका पाचन होता है हमारे शरीर में कुल। तो समझ गए। अब देखिए, अब छोटी आंत में जो है भोजन जाएगा। अब देखिए, छोटी आंत को क्या कहते हैं? शूद्रांत भी कहते हैं। शूद्रांत कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस कार्य के लिए यकृत यानी कि लीवर, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ, यकृत लीवर यानी कि तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, यानी कि छोटी आंत होती है। इस कार्य के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इस कार्य के लिए जो है ये यकृत से श्रावण प्राप्त करती है। यहाँ से मैंने आपको बताया नहीं है ना अभी, जब ये इसमें जाता है तो इससे श्रावण अपना ले लेता है, और इस श्रावण का इसमें होता है पितरस। अभी देखो आप सब समझोगे आगे। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है छोटी आंत, जब भोजन जाता है छोटी आंत में। तो जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यकृत इसमें पितरस स्रावित करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे यह भोजन क्षारीय हो जाता है। ये भी मैं आपको समझा दिया है। भोजन को क्षारीय करने का काम किसका होता है? पितरस का होता है। पितरस भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। इसी समय अग्नाशय भी इसमें अग्नाशय रस का श्रावण करता है। इस अग्नाशय रस में इस अग्नाशय रस में एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। जो अग्नाशय होता है उसमें एमाइलेज और लाइपेज नाम के दो एंजाइम होते हैं। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तथा लाइपेज वसा का पाचन करता है। जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? वो पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है। तो इतना आप समझ गए छोटी आंत में क्या क्या होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट और वसा का ही पूर्णतः पाचन होता है। समझ गए। अब छोटी आंत के शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा का पाचन पूर्णतः हो जाता है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। अब तीनों चीज़ों का पाचन हो गया। हो गया। शेष आंत में मुख्यतः पचे हुए पोषण का अवशोषण होता है। अब समझो, जब भोजन यहाँ से अमाशय से इसमें पहुँचा, इसमें पहुँचने के बाद इसने भी अपना रस छोड़ दिया, इसने भी अपना रस छोड़ दिया, उन्होंने अपना काम भी कर दिया। तो इसमें आधी आंत में ही, जो आधी आंत होती है उसमें ही पूर्ण पाचन हो जाता है हर चीज़ का। तो जो अब शेष आंत बची, उस शेष आंत जो आगे की बची आंत, उसमें जो अंदर जो छोटी आंत बची, जो थोड़ी सी रह गई, उसमें क्या होता है? उसमें भोजन का क्या होता है? तो उसमें जो जो पाचन हुए हमारे चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह, ये एब्जॉर्ब करती है। फिर आगे की आंत जो होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि अवशोषण करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। समझ गए आगे की आंत का क्या रोल है इसमें। छोटी आंत के शुरुआती भाग में, जैसे कि आपको बता चुका हूँ, शुरुआती भाग में पचा वो बसा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है, और शेष आंत में मुख्यतः पोषण का अवशोषण होता है, यानी कि अब एब्जॉर्ब करने लगती है आगे की आंत। जब पाचन हो गया पूरा तो एब्जॉर्प्शन होगा। इतना समझ गए। अब आगे देखिए,
छोटी आंत में अब पूरा पाचन हो गया। अब छोटी आंत के बाद भोजन का जाएगा, आमाशय से छोटी आंत में आया था, अब छोटी आंत के बाद जाएगा इस यहाँ से इस बड़ी आंत में। ये जो बड़ी आंत आप देख रहे हैं ना चारों तरफ, इस बड़ी आंत में जाएगा भोजन। अब इस बड़ी आंत में क्या होगा, इस बड़ी आंत में कोई इसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है बड़ी आंत की, और है भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका। तो अब देखिए कंडीशन बन कर रही है यहाँ। वैसे तो भोजन का पूरा पाचन हो चुका है अब हमारे अंदर, अब ये स्टोरेज के लिए होती है बड़ी आंत। किसके लिए होती है? स्टोरेज के लिए। तो देखिए बड़ी आंत के द्वारा अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि अपचा भोजन, यानी कि जो भोजन नहीं पच पाया उसको बाहर निकाला जाता है बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत में परिशेषिका होती है जिसका कोई महत्व नहीं होता, ये होती है परिशेषिका। इसे देखिए, ये आप देख रहे हैं कहाँ, सॉरी, ये देख रहे हैं आप, मैं पेंसिल से दिखाता हूँ। ये है परिशेषिका, ये लिखा हुआ भी है देखो परिशेषिका। तो ये है आपकी परिशेषिका, इसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बड़ी आंत में परिशेषिका होती है जिसका कोई महत्व नहीं होता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स को जो है काट दिया जाता है, डॉक्टर जो है इसको काट देते हैं क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं होता है। ये छोटी सी पूंछ होती है बड़ी आंत में, इसको काट दिया जाता है जिसका कोई महत्व नहीं होता। बड़ी आंत का अंतिम भाग गोदा द्वार होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। बस हमारा पाचन हुआ खत्म यहाँ पर ही। ये गोदा द्वार है एंड में, इसके द्वारा भोजन जो है निकल जाता है। ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है। इसमें पचने के बाद बड़ी आंत में आएगा, ये इसमें परिशेषिका होती है, इसका कोई महत्व नहीं होता, इसको डॉक्टर काट देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, और यहाँ से होता हुआ फिर भोजन हमारा बाहर निकल जाएगा। पूरा आप समझ गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।